बात करी जाए तो हुआ क्या, आटा और पानी इन दोनों को लेके आपने क्या बनाया, टॉर्टिला का फॉर्मेशन किया। तो यानी दो बात करता हूँ H2 प्लस O2 गिव्स H2। हिट एंड ट्रायल होता है, मतलब तुक्का मारो देख के, ठीक है, देखो और तुक्का मारो। कई लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, पता है ये ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड। मतलब मैंने स्कूल टाइम में, मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ाता था। अब आपको ये भी पता है कि A प्लस बी किसके इक्वल है, C के, ठीक है। ए के कितने कॉफिशिएंट है, दो, बी के दो, और यहाँ पे सी के टोटल मिला के कॉफी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज अ टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, फुल एनर्जी मोड के साथ में। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाला है। मतलब टिप एंड ट्रिक क्यों बोलूंगा इसको मैं इसको शॉर्ट ट्रिक लेक्चर बोलूंगा। अब शॉर्ट ट्रिक लेक्चर नहीं, काइंड ऑफ एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक प्रिपेयर करी है। अब देखो, मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूँ बेसिक। जब हम केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पहले ही एक चीज समझ जाना कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा यार एक बात बताना, केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या होती है, जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं आपस में, उनमें कोई रिएक्शन होती है और वो फॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट को। दो रिएक्टेंट मिले, आपस में कोई रिएक्शन हुई और उन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। जब उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया तो देन इट इज ऑब्वियस कि वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अब उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे कि कोई ना कोई इक्वेशन जरूर बने होगी। मान लो मैं एक नॉर्मल सी वर्ड लैंग्वेज में बात करता हूँ या फिर एक नॉर्मल वर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आपने क्या किया, पानी में आटा मिलाया, या आटे में सॉरी आटे में पानी मिलाया, उसको थोड़ा सा गुथा, वो एक व्हीट डो बनेगा। उस डो से हम धीरे धीरे चपातीज या टॉर्टिलास बना सकते हैं। अब बात करी जाए तो हुआ क्या, आटा और पानी इन दोनों को लेके आपने क्या बनाया, टॉर्टिला का फॉर्मेशन किया। तो यानी दो रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जिससे एक इक्वेशन बनी, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं कि आपने आटे और पानी का कॉम्बिनेशन कुछ अलग टाइप से लिया। देखो दो चीजें होती हैं, मान लो आपने आटा लिया आटा और पानी का रेशियो लिया 4:1, ठीक है। तो जो डो बनेगा वो कितना बनेगा, डो ऑलमोस्ट बनना चाहिए ना 5 के इक्विवेलेंट बनना चाहिए। मतलब 4:1 इधर लिया तो टोटल प्रोडक्ट तो 5 रेशियो के बराबर ही आएगा। 5 ही मान लो, ठीक है, 5 का रेशियो रहेगा उसका। लेकिन मान लो आपने 4:1 आटा और पानी तो लिया, लेकिन आपका डो जो है वो सिर्फ 2 का बन रहा है। मतलब उसकी वैल्यू जो है, या ऐसा समझ लो उसके जो आइटम्स है वो 2 के इक्विवेलेंट है, या उसका मॉलिक्यूल जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है। तो आप क्या बोलोगे, 4+1 = 2? क्या ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस हुई। लॉसेस क्या हुई होगा, बनाते टाइम पे आटा गिर गया होगा, ठीक है, या हो सकता है पानी ज्यादा पड़ गया तो आपने पानी को खाली किया और पानी के साथ में काफी ज्यादा वीट एक्स्ट्रा निकल गया हो। दो चार चीजें हो सकती। तो इन सब सिचुएशन में हुआ क्या, जो आपकी इक्वेशन थी, चाहे वो वर्ड इक्वेशन हो चाहे वो एक फॉर्मुलेटेड इक्वेशन हो, दोनों में ये प्रॉब्लम आएगी। दोनों की दोनों एक तरह से डिस्टर्बिंग कंडीशन में आ जाएगी। एक तरह से उनमें एक प्रॉब्लम आएगी जिससे दोनों के दोनों एक अलग सेपरेशन ले लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। अब यहाँ तक तो बात में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि किस तरह से ये चीज हुई, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक छोटी सी बात की, तो जो हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में बात करते हैं ना, यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होती है ना, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस इसलिए क्योंकि जब बैलेंस रहती है ना, तो प्रॉपर कंडीशन स्टेबल रहती है किसी भी इक्वेशन की। अब बैलेंसिंग आपको बेसिक हिट एंड ट्रायल मेथड जो एनसीईआरटी में होता है वो तो पता है। हिट एंड ट्रायल मेथड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बड़ा ही इजी है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती। आराम से हिट एंड ट्रायल मेथड को लगा के आप नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मल इक्वेशंस की बात करें तो मैं आपके सामने दो इक्वेशंस रखता हूँ, और दो इक्वेशंस रखने के बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि मैं नॉर्मल क्यों कह रहा हूँ। देखो, नॉर्मल कहने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब सबसे पहली वजह तो ये आती है कि उनको नॉर्मल इसलिए कहा गया, जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ H2 + O2 गिव्स H2। हिट एंड ट्रायल होता है, मतलब तुक्का मारो देख के, ठीक है, देखो और तुक्का मारो। देखो H यहाँ पे दो, वहां पे दो, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो, वहां पे एक, तो वहां पे कितने बनाने होंगे, दो। तो दो बनाने के लिए बाहर किसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, दो का। अब दो का ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी तो भाई खड़ा है ना साथ में, तो उसने भी दो प्रसाद, ऐसा समझ लो लड्डुओं की फॉर्मेशन में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पास, हाइड्रोजन के पास दो लड्डू, ऑक्सीजन के पास कितने लड्डू, दो लड्डू। अब हाइड्रोजन के पास, वैसे इस कंडीशन में यहाँ पे दो लड्डू थे, ऑक्सीजन के पास में एक ही लड्डू था। ऑक्सीजन के पास में हमारे पास कितना लड्डू था, ऑक्सीजन के पास में सिर्फ एक लड्डू था। ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए थे, दो, तो उसने दो लड्डू ले लिए। अब इस दो का मतलब पता है क्या होता है, यानी ये जो H2 है ना, अब ये H4 बन चुका है और ये O जो है ना 2 बन चुका है। यानी यहाँ O2 हो गया, तो O2 की कंडीशन तो O2 बैलेंस्ड हो गए।
बट अभी H4 बचा हुआ है और इधर क्या रह गया, यहाँ पे H2 है। इसको भी कितने लड्डू चाहिए होंगे, 2, तो 2 इसको भी दे दो। जब हम 2 इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये भी बन जाएगा H4, यानी H4O2 H4O2। अब ये इक्वेशन कैसी हुई, बैलेंस्ड हो गई। ये तो काफी बेसिक सी इक्वेशन है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इजीली बैलेंस्ड हो सकती है, इसमें कोई मेरे अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, ये हमने पहली इक्वेशन की बात करी। अब मैं जरा एक और इक्वेशन की बात करता हूँ। मैं ले लेता हूँ C+O2 गिव्स CO2। क्या इसमें बैलेंसिंग की जरूरत है? नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या इसमें आपको लगता है बैलेंसिंग की आपको जरूरत पड़ेगी? सोचो, लग रहा है? कार्बन के पास में कितने लड्डू है, कार्बन के पास एक, यहाँ पे कार्बन के पास एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे कितने, दो, यार ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ऐसी इक्वेशंस में तो बैलेंसिंग इतना नीड होती ही नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा बैलेंसिंग की, इसमें तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। मतलब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार बैलेंसिंग इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट इक्वेशंस होती है जहाँ पे मतलब मैं बोलूंगा पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं वो अभी हम देखेंगे, बट ये हमारे सिंगल कोवेलेंट आयंस थे या फिर सिंगल आयंस थे। तो सिंगल आयंस को बैलेंस करना काफी रेलेवेंटली इजी होता है और हिट एंड ट्रायल मेथड तो सबसे बेस्ट होता है फॉर सिंगल एटॉमिक आयंस। सिंगल एटॉमिक आयंस के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, बट नॉट फॉर हमारे जो मेजर इक्वेशंस रहती हैं, जो बड़ी इक्वेशंस रहती हैं जहां पे पॉलीएटॉमिक आयंस आ रहे हैं। अब पॉलीएटॉमिक आयंस की कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमें तो पहले ये जानना पड़ेगा कि हम ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे, फिर हम इक्वेशंस पे आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ आ जाओ मेरे साथ, अब फटाफट से चलते हैं हम लेक्चर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखो हम बैलेंसिंग की इक्वेशन के जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ये काफी रेलेवेंटली इजी रहेगा आपके लिए किसी भी बड़ी इक्वेशन को, मेजर इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अनबैलेंस इक्वेशन है उसको लिख देना। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, वाई टू ईच एंड एवरी टाइम राइट एन इक्वेशन रादर देन जस्ट लुक ऑन द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। दो कंडीशंस आ जाती है, या तो देखो या सॉल्व करो। ठीक है, अगर देख के सॉल्व कर रहे हो ना तो गलती होगी, 100% कह रहा हूँ, और प्रैक्टिस नहीं होगी। अब आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा। मैं मना नहीं कर रहा, आप लोग कर सकते हो, बट लिखने से क्या होता है ना, मेमोरी पावर थोड़ा सा इंक्रीज होती है, बूस्टअप होता है। एक बहुत ही मतलब हमारे टाइम पे मैं बता पहले बहुत एक हमारे प्रोफेसर होते थे, है ना, अभी ड्यू टू सम रीजन, मतलब साफ बताऊं तो कोविड में उनको, ठीक है सॉरी, है ना, कोविड में उनको कुछ हो गया। ठीक, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, अभी मैं उनसे ही पढ़ा हुआ हूँ, है ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। मैं सर का नाम भी नहीं ले सकता, यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, मैं सर का नाम नहीं ले सकता, हमारे स्कूल के सर थे। ठीक है, मैं उनसे पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जब आप लिखते हो ना तो आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज क्यों होती है, बताता हूँ। पढ़ते टाइम पे आपकी आंखों ने उस चीज को देखा, देखा। जब आप नॉर्मली पढ़ते हुए, मैं अभी दो केसेस की बात करूँ, केस वन, जब मैं नॉर्मली पढ़ते हुए उस चीज को, कोई भी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, पढ़ते टाइम पे सिर्फ आपकी आंखों ने देखा, अपने आपके दिमाग ने उसमें फोर्स डाला या फिर उसको चेक किया और फिर आंसर निकाल लिया। दो केसेस। जब आपने लिखते टाइम पे उस इक्वेशन को देखा, पहली बात आप आंखों से देख रहे हो, जैसे आप उसमें देख रहे थे केस फर्स्ट में, केस सेकंड में भी आपने आंखों से देखा। आंखों से देखने के बाद आप उसको अपने में लिखोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे एज इट इज, तो 2-3 बार आपकी नजर उस पर पड़ेगी, मतलब जो विजन है आपका 2-3 बार मल्टीप्लाई हो गया है, हो गया है। अब वो आप जब देख रहे हो तो आप उसको लिख भी रहे हो, तो आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ रहा है। बताऊं क्यों? क्योंकि कई लोग एक बेसिक सी गलती करते हैं। देखो ये H है, हाइड्रोजन 2 + O2, कई लोग तो ऐसे लिख देते हैं। अब मैंने ये भी, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, कई लोग इस तरह से लिख देते हैं। कई लोग पता है कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग एक्साइटेड, इधर क्या हो गया यार, ये अच्छा ठीक है, कई लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं। पता है ये ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड। मैंने मतलब मैंने स्कूल टाइम में, मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मैंने कॉपीज चेक करी थी, मुझे ये चीज तो बहुत कॉमन दिखती थी। ये और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है, आपको पता होगा, जैसे ब्रैकेट बाय ब्रैकेट आता है, जैसे सल्फेट है SO4 यहाँ पे थ्राइस, तो वो कैसे लिखते थे, SO4 ब्रैकेट ऑफ थ्राइस। ये वाली सिचुएशन भी मैंने देखी है, बहुत जगह देखी है ये वाली सिचुएशन। अब ये सिचुएशन आने का मेजर रीजन पता है क्या है, बच्चे उस इक्वेशन को कभी भी लिखते ही नहीं थे। बच्चे हमेशा क्या ट्राई करते थे, अरे यार सर ने, हमने देख तो लिया, पता है H2 को H2 लिखते तो H2, और बोलते टाइम पे भी H2 बोलते थे, ऐसे नहीं था H⁻², नहीं बोलते थे। कोई ना बोलता था ना कोई लिखता था, तो ये मेजर गलती आती है।
तो वापस आते हैं अपनी बात पे। सबसे पहले तुमने 3-4 बार उसको देखा, देख के तुमने उसको लिखा। लिखते टाइम पे जो भी तुम्हारे करेक्शंस रहेंगे उनको तुमने किया। तुम अपने करेक्शंस करोगे, करेक्शन करने के बाद में तुमने करेक्शंस भी करे क्योंकि गलतियां होंगी, तो तुम उसमें से देख के अपनी करेक्शन सुधार सकते हो। फिर जब आप उसकी बैलेंसिंग लिख रहे हो ना, तो आपका दिमाग और पेन दोनों आपको सिग्नल दे रहा है। तो आपका हाथ भी, कुछ गलती हो रही है तो वहां से दोनों तरफ से आपको सिग्नल मिल रहा है, एक से डबल हुआ। और लिखने के बाद में हो सकता है कि वो आपकी गलत हो गई इक्वेशन, या फिर हो सकता है आपने कुछ गलत लिख दिया, तो आप मिटा के या फिर रब करके काट के पूरी की पूरी इक्वेशन वापस लिखोगे। यानी आपकी प्रैक्टिस इंटू 2, विजन इंटू 3, और लिखने का तरीका, और जो मतलब सब कुछ बताओ ना, तो मैं ओवरऑल ये कहूंगा केस फर्स्ट से केस सेकंड जो है ना 3 to 4 टाइम्स बेटर रहता है। और ये कहा जाता है कि लिखने का तरीका मच रेलेवेंटली बेटर है इससे, जो हम नॉर्मली लाइफ में देख के हर चीजों को कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो, तो पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमारा ये था कि हमने बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को लिखा ताकि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ के एटम्स के बारे में देखा, और दोनों तरफ के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करी। किस में? जब हम सिंगल आयन कंडीशन में है, तो सिंगल आयन कंडीशन में तो हम देख के ही बता सकते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी एक बार को हम चेक करें किस में कितने एटम्स की कमी आ रही है, अगर वो सिंगल आयन की कंडीशन में। ओके, थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे, अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हम सीधी सी बात है कॉफिशिएंट ऐड कर सकते हैं। देखो, इसके दो मेथड रहेंगे, दोनों मेथड में आपको समझाऊंगा। हम सिंपल सा कॉफिशिएंट ऐड करके भी कर सकते हैं, और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो पॉली एटॉमिक आयन है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक, ये हमारे पास में रहेगा दोनों साइड पे। अगर हम कॉफिशिएंट ऐड कर देते तो कॉफिशिएंट ऐड करने के बाद में हमारे पास में काफी रेलेवेंट ईजी मेथड हो जाता है, जिससे हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास में रहेगा, हमारे पास में जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितना हो सके ना पॉली एटॉमिक आयंस को उठा लो, जितना पॉसिबिलिटी हो पॉली एटॉमिक आयंस को पिक करो, और पॉली एटॉमिक आयंस को लेके आप ट्राई करो कि पॉली एटॉमिक आयंस को पहले सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं वो रेलेवेंटली किसी भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने में पहले ही हेल्प कर देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो वो करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में कमी रही तो आप इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे चीजों को, और आप में बहुत ज्यादा मतलब बात के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ये सब बातें तो आपको समझ आ गई होंगी, इनमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि पहली ट्रिक में हम कॉफिशिएंट लेके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो कॉफिशिएंट की बात को समझते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारी सी इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो हमने बेसिक इक्वेशन से ही स्टार्ट किया। ठीक है, ये एक बेसिक इक्वेशन है। अब पहली ट्रिक है कॉफिशिएंट वाली, मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि कॉफिशिएंट वाली ट्रिक में लिख के वो एक मेमोरेबल मतलब एक मेमोरी वाली थिंग है, तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा रहता है, मतलब यही है। मैं तो लिखने पे ज्यादा फोकस रखता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है अच्छी, ऐसा नहीं है। करने वाले इसको मास्टर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सेकंड वाली आ जाती है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो उससे भी अच्छा है। ठीक, अब हमने क्या किया, तीनों के आगे एक एक कॉफिशिएंट लगा देते हैं। कॉफिशिएंट का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखे, व्हाइट ले दूँ, ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। ठीक है, अब आपको पता चल गया ए बी सी, यहाँ पे तीन कोफिशिएंट लिखा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ए प्लस बी किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, ए के कितने कोफिशिएंट है, दो, बी के दो, और यहाँ पे सी के टोटल मिला के कोफिशिएंट आ रहा है 3, क्योंकि सी में H2 भी है और O भी। तो आपको ये तो पता चल गया यहाँ पे 4 है और वहाँ पे कितना है, 3, यानी एक कोफिशिएंट कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपकी नजर सीधे यहीं पे चल जाएगी, इन दोनों को देखने की जरूरत आ ही नहीं रही। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, बस क्या प्रैक्टिस के टाइम पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो ये भी काफी इजी हो जाता है। ओके, अब आपको समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने थे, 2, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रहा। देखो, A2 है तो A की कंडीशन में C के 2 आ रहे हैं, लेकिन B की कंडीशन में जब 2 है तो C का 1 आ रहा है, एक पार्ट का। C के 2 पार्ट हुए ना, तो C के एक पार्ट का 1 आ रहा है, यानी इसको डबल करना होगा। जैसे हम इसको डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या आया, जब ये 4 हो गया, ठीक है, ये आपका टोटल कितना होगा, 2 और 2 4। अब 4 की कंडीशन में आपको ये भी दिखा कि इसके डबल होते ही ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 था, सॉरी, ये आपका 4 हो जाएगा। एक तो पेन बहुत नाटक करता है, ये आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 2 कितने हो गए, यहाँ पे 4 और 2 टोटल मिला के आपके हो गए 6, मतलब यहाँ पे 2 रह गया। अब यहाँ पे O तो बैलेंस है, मतलब आपका B बैलेंस है, A बचा, A को कितना करना पड़ेगा, ट्वाइस, तभी होगा 4, और 4 की कंडीशन में 4 2 6 और 6।
अब ये देखो, ये ए और बी वाला कोफिशिएंट वाला मेथड है अच्छा, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। ये मैं इसको ना अबेकस मेथड ज़्यादा बोलता हूँ। अबेकस मेथड इसलिए क्योंकि अबेकस में प्रैक्टिस करने के बाद में देखो, जिसको अबेकस आता है ना वो सॉल्व, ये उठाया, ये गिराया, ये किया, ये हुआ और सॉल्व। अबेकस मेथड इस तरह से काम करता है, लेकिन ये मेथड काइंड ऑफ थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बट जिसको आ जाता है ना वो इससे काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो ये तो रहा हमारा पहला मेथड, जिसपे क्या हमने किस पे फोकस किया, हमारे कोफिशिएंट मेथड पे, ठीक है। तो ये हमारा कोफिशिएंट मेथड था। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे जो बेसिक, जो मैंने अभी आपको पॉलीएटॉमिक आयंस, याद रखना कौन सा पॉलीएटॉमिक आयंस वाला मेथड बताया, उसके बारे में। जिसके लिए सबसे पहली जो हम इक्वेशन यहाँ पे लेने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन देखेंगे और हम इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है। देखो, हमारे पास में H3PO4 प्लस KOH gives K3PO4 प्लस H2O। अब देखने में ये काफी ज्यादा बड़ी इक्वेशन लग रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेटिव वे में लूं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं, तो आपको लगेगा यार ये क्या ही दे दिया आपने सर, ये तो बहुत लंबी, मतलब एक काफी काइंड ऑफ हैवी इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि इसको अगर डिटेल में समझो तो देखना, यहाँ पे H है, यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे K है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिर K है, के तो एक ही बार छोड़ो, ठीक है, और यहाँ पे बाकी सब, तो इतने एलिमेंट आ गए। अब अगर मैं एक एक को सॉल्व करने बैठूं, अच्छा ओ एच अलग ले लो या एक ही ले लो, बात वही है, ठीक है। तो 4-5 एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। तो मैं क्या कहता हूँ, हमेशा पॉली एटॉमिक आयंस, अब पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है, जब हम जो कंपाउंड स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना इनको उठाते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा सिंगल स्टेट में रहता है, तो एक तो हुआ हाइड्रोजन, एक हमारे पास PO4, क्या ये पूरा पॉली एटॉमिक आयन नहीं है? क्या OH पूरा का पूरा पॉली एटॉमिक आयन नहीं है? इसको अलग अलग लेने की क्या जरूरत है, अलग अलग लेने की क्या नीड पड़ रही है, मुझे बताओ। ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को लेने से बेटर है ना OH ही ले लो। ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो अभी आपके माइंड में आएगा कि हाँ सर ये हो सकता है। अब अगर आप पॉली एटॉमिक आयंस की बात करो और उन्हीं को देखो, अलग अलग सेपरेट मत करो, कंबाइंड स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करो, सीधे बोलो तो ज्यादा वर्ड को एक साथ लेने की कोशिश करो, जो एक्चुअल में एक फॉर्मेशन है, एक कंपाउंड है। ये फॉस्फोर, ये PO4। अब यहाँ पे देखो PO4 दोनों साइड पे कैसे हैं। अभी आपको ये देखो, यहाँ पे PO4, यहाँ पे PO4, टोटल कितने PO4 हो गए अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर 1 इधर 1, ये तो बैलेंस्ड है। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, और इधर देखो 2, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे उस तरफ में आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पे जो आपकी कंसिडरेशन में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं हाइड्रोजन की वैल्यू 2 आ रही है। अभी देखो यहाँ तो आप PO4 देखोगे तो सिंपल क्या करो, अभी मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, H3PO4 प्लस KOH प्लस K3PO4 प्लस H2O, ठीक है। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले PO4 को देखता हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 1 से काम चल जाएगा। 1 तो इधर भी कितना रहेगा हमारे पास में, 1 रहेगा, ये इक्वलेंट का साइन है। यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। लेट अस चेंज द कलर, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, ये 1 ही है हमारे सामने, ठीक है। अब ये 1 है, अब हमारे पास में क्या बचा, K3। देखो इधर K3 है, इधर कितना है, K1। अब आप अगले वाले पे आ जाओ, यहाँ K पे आओगे, क्योंकि अभी आपने हाइड्रोजन को, इसको तो पूरा को 1 मान लिया क्योंकि हमने पॉली एटॉमिक को सॉल्व किया। K1, इधर K3, इधर कितना होना चाहिए, 3, ठीक है, इधर 3 होगा। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना होगा, 3, और इधर कितना आ रहा है, 3, 3 और 3 6, उधर कितना आ रहा है, हाइड्रोजन बस एक में आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को कितना पड़ेगा, 6, 3 2 जा कितना होता है, 6, यहाँ पे 3 लगा दो। जैसे ही मैंने 3 लगाया, अब जरा एक बार बैलेंसिंग चेक करते हैं। हाइड्रोजन के 3 और 3 6, हाइड्रोजन 3 और 3 6, यहाँ पे PO4 1, PO4 1, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और वहां पे भी 3 ऑक्सीजन। ये लो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। बस मैंने क्या किया, ये PO4 को इजी वे में ले लिया। मैंने ये PO4 को बहुत ही इजी वे में एक ही करके ले लिया, नहीं तो मुझे P को अलग लेना पड़ता, O को अलग, फिर मैं O सारे कंसिडर करता, फिर पता है कितने आ जाते हैं, 4 5, 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। रेलेवेंटली ये मेथड थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, मतलब जो पहले वाला हिट एंड ट्रायल चलता वो हार्ड पड़ जाता, बट यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन लेने के बाद में ये काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है, और इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। चलो एक केमिकल इक्वेशन हो गई, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन को एक बार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, H3PO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस, यानी ये तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो पहला आपके पास में पहले इक्वेशन लिख दो, H3PO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस will give Mg3PO4 whole twice
प्लस H2O। लिखते लिखते बोर्ड खत्म होने वाला था, इतनी लंबी इक्वेशन पड़ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने वाला हूँ तो बैलेंसिंग की कंडीशन में अब आपको मैं एक बेसिक चीज समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयंस को पकड़ लो, एक ये वाला PO4 वाला, एक ये वाला, ये PO4 और OH को तो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो PO4 की कंडीशन में देखो PO4 यहाँ पे कितना 1, वहां पे कितना है 2। तो पहले ही आपको समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 है, इसका मतलब इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। कर दो सिंपल 2, ठीक है। जैसे आपने इसको 2 किया तो आपको क्या दिख गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6। हाइड्रोजन की कंडीशन कितनी आ गई, 6 आ गई। 6 का मतलब वहां पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6। अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो अगर हाइड्रोजन को 6 आपको करना है तो हाइड्रोजन को 6 करेंगे, है ना। अब एक बार पॉलीएटॉमिक आयन तो बैलेंस हो गया ना, यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना हुआ आपका 2, ठीक है। दोनों बैलेंस थे, ठीक है। 2 वाली कंडीशन में बैलेंस हो गई। एक बार Mg पे आ जाते हैं। Mg यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे Mg कितना है 3, OH कितना है 2, और यहाँ पे अगर OH की बात करी जाए तो OH को हम अलग अलग कंसिडर करें। OH तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है टेक्निकली। अभी आप Mg पे जाओ, अगर आप Mg को देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, Mg की कंडीशन में Mg को भी आपको क्या करना पड़ेगा 3। लेफ्ट टू राइट जाओगे इक्वेशन में, ईजी रहेगा। देखो पहले PO4 को बैलेंस किया, अब Mg को बैलेंस किया, कर दिया। अब Mg को बैलेंस करते ही क्या हुआ, अब हमारे पास में Mg3, PO4 भी बैलेंस, यानी ये पूरा तो बैलेंस हो गया, ठीक है। ये पूरा बैलेंस हो चुका है। अब बची बात सिर्फ H2O की, ठीक है। अब बस पहले हाइड्रोजन गिन लो, इस पूरे में कितने लेफ्ट साइड वाले में, यहाँ पे H2 और ये 3, 2 3 6, यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 6 और 6 हो गए 12। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, 6 और 6 मतलब 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो 12 जब आप 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 है, 2 से 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे, 6 से, 6 2 जा 12। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 6, चेक करो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, O2, और यहाँ पे 4 2 ये आपके पास में आ गया। PO4 को तो हटा ही दो, सिंपल इसको देखना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आ रहा है और 12 हाइड्रोजन। लो आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब आप कहोगे सर हो गई पक्का, तो एक बार वापस चेक करो, चेक करके मुझे बताओ कि ये बैलेंस है या नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये बैलेंस हो चुकी है। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला जो काम करा वो हमने लेफ्ट टू राइट, हम आए आते आते हमने दो चीज़ें करी कि हमने पहले पॉलीएटॉमिक आयंस को बैलेंस किया, उसके बाद में हमने जैसे ही बैलेंसिंग कंप्लीट हुई, कंप्लीट होते होते हमने आगे वाले जो बचे हुए थे उनको देख लिया, जो सिंगल आयन बॉन्ड्स थे, ठीक है। ये समझ में आया आपको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे अच्छे समझ में, बहुत बढ़िया। चलो फॉर प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी आ रही है, AlOH होल थ्राइस। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थर्ड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2O वाटर, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखने में बड़ी लग रही है बट ये बड़ी है भी नहीं, और ये सॉल्व करने में भी बहुत इजी रहेगी। देखो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, देखना क्या होगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पहले ही दिख गया 2, सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट नहीं है तो अभी पहले एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं, फिर हाइड्रोक्साइड पे आएंगे। सल्फेट पे क्योंकि हाइड्रोक्साइड उधर नहीं है तो हाइड्रोक्साइड को करो ही मत, एल्यूमिनियम को कर दो। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ 1, सिंपल क्या लगा दो 2 लगा दिया। चलो आगे बढ़ो, इसमें देखो अब सल्फेट आ रहा है पॉलीएटम, तो पॉलीएटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1, यहाँ पे कितना है 3, तो इसको बैलेंस करेंगे, कर दो मल्टीप्लाई बाय 3, कर दिया। अब 3 करते ये दोनों तो बैलेंस हो गए, सल्फेट बैलेंस, आपका एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। ओके, इसको थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रही, ब्लू से कर देते हैं, पता नहीं दिखेगा, लो अलग कलर लेते हैं। एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, सल्फेट बैलेंस है, यहाँ पे आपका सल्फेट बैलेंस हो चुका है और आपका एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है। सिर्फ बचा हाइड्रोजन और आपका OH। अब OH कंसिडरेशन किसके साथ में होता है, वाटर के साथ में होता है। जरा आप हाइड्रोजन की बात करो, 3 2 6, वहां पे कितना आ रहा है अभी 2, और यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा 2, मतलब आपको कितना 6 इधर है और इधर कहीं पे दिख रहा है 3, 3 2 6, 6 और 6 कितना हो गया 12। वापस आप क्या कर दोगे 6, 6 2 12, 12 और ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब इधर देख लेते हैं यहाँ पे कितना है 4 3 12 12 2, ओके। यहाँ पे ये लो इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है और आपका ऑक्सीजन भी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी इक्वेशन होने का मेन रीजन रहा पॉलीएटॉमिक आयंस को पहले बैलेंस करो, लेफ्ट टू राइट चलते हुए आओ, जो दिख रहा है उसको बैलेंस करते रहो, और लास्ट टू लास्ट में आते हुए आपकी इक्वेशन सिंपली बैलेंस हो जाएगी। विद इन आई गेस 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स बैलेंस हो जाती है। वो आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं इसको 5 सेकंड में बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात हुई, यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ टुडेज क्लास। अब हम आगे बढ़ेंगे इस पे, काफी अच्छी इक्वेशन है, इसमें 3 अलग अलग रिएक्टेंट और 3 ही प्रोडक्ट हमारे पास में निकल रहे हैं। चलो एक बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक बात पहुंचाते हैं।
देखना कैल्शियम 3 PO4 होल ट्वाइस प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस फॉस्फोरस। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब आप कहोगे सर बहुत सारे रिएक्टेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं पड़ेगा मुश्किल। आपको क्या करना है, सिंपली बस इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कैल्शियम 3, कैल्शियम यहाँ पे देखोगे सिंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी अभी आप फॉस्फोरस पे देखो, अभी आपको क्या दिख रहा है, PO4। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पर बैलेंसिंग में दोनों साइड पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा पॉलीएटॉमिक आयन सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। अभी इस वाले में पॉलीएटॉमिक उधर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ कैल्शियम था। यहाँ पे देखें ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है SiO2, यहाँ पे कितना है SiO3, यानी एक ज्यादा। तो आप क्या करो, सिंपल इस कंडीशन को देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप सिंगल रहने देते हो, यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो आपके पास में कैल्शियम यहाँ पे 3, वहाँ पे कैल्शियम 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे सिलिकॉन को अगर 3 कर दोगे, 3, वहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा। ओके, अगर हम वहाँ पे 3 करेंगे मतलब हमें कैल्शियम को, एक सेकंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखना बड़े इजीली हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैल्शियम 3 यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 3, इस तरफ कर दीजिए 3, इस तरफ हम कर देते हैं 3। जैसे ही मैंने इसको 3 किया, 3 कैल्शियम हो गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन बैलेंस हो गई। और SiO3 जो हमारा है वो कितना हो गया है, Si आपका 3 हो चुका है, यानी यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था 3, तो यहाँ पे भी 3 कर दो। 3 करते ही ऑक्सीजन हो गया 6। अब ऑक्सीजन 6 हो गया तो यहाँ पे तो 9 और 1 10 आ रहा है। अभी 10 आ रहा है तो अभी इसको आगे की तरफ छोड़ दो, यानी इतनी चीज तो आपने बैलेंस कर दी। ओके, अब आपने ये देखा यहाँ पे ये होगा कार्बन, कार्बन की वैल्यू कितनी आ रही, 3 4, ठीक है। उस तरफ राइट हैंड साइड पे 4 आ रही है, यहाँ पे अभी कितनी है कार्बन, यहाँ 1 है। तो अगर आप देखो 3 कार्बन, यहाँ तो कार्बन ही 3 आ रहा है। ओके, अगर हम कार्बन को बैलेंस करना चाहते हैं, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा 3 2 4 5। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे, हमें जो बेसिक कंसिडरेशन देनी पड़ेगी ये हमें लेनी पड़ेगी हमारे एक प्रॉपर मेथड के साथ में, जो हम लेंगे, हम कार्बन को करेंगे 5, ताकि अभी हमारा कार्बन हो चुका है 5, ठीक है। अब कार्बन के 5 होते हैं, यहाँ पे भी कार्बन को कितना करना पड़ेगा, हमें 5 करना पड़ेगा। 5 कार्बन करते हैं, हमारे पास में ऑक्सीजन हो जाएंगे 3 3 9 और 5 कितने 14। ओके, अब इधर चेक करो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 4 2 8, 8 और 3 2 6, 8 6 14, 14 बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। कार्बन अभी दोनों कंडीशन बैलेंस है, लेकिन अब बचा सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस। कौन बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है, P2, ये लो P2, यहाँ तो 1 लगेगा, ठीक है। ये हुई आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड। ये काफी अच्छी इक्वेशन थी, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक मेजर प्रैक्टिस की नीड पड़े और आपको यहाँ पे पता चले कि हाँ ऐसी इक्वेशंस में दिमाग ज्यादा लगता है, ठीक है। देखो हुआ वही, हमने क्या किया, सबसे पहले फॉस्फोरस को पकड़ा, बट आगे की साइड पे कोई भी ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन नहीं था। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करता हूँ, मुझे सिंपल क्या दिखता है, बस यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम दिखा, कैल्शियम दिखा। मैंने पहले कैल्शियम को बैलेंस किया, कैल्शियम को बैलेंस करते ही सिलिकॉन में चेंजेस आया, वो 3rd टाइम हो गया, तो ये 3 हो गया। अब जैसे ये हुआ, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे आपको कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं थे, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 5 लगाना पड़ा। जैसे ही 5 लगा, यहाँ पे भी क्या लगा, 5, दोनों 5 लगते। अब कौन बचा, सिर्फ हमारा फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बात समझ में आई किस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हुई। आई होप सभी को समझ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, तो इसको मत भूलना और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप काम आएगी, तुम्हारे जो आगे ट्रिक काम आएगी, ये कंप्लीट होती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, तुम्हें कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।